हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और करने वालों की, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो सबके सब साथी पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए। रोज सुबह 7 बजे आपके अपने इसी एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पर यह करंट और स्टैटिक की क्लास, जो कि साथी बिल्कुल बहुत ही क्रम से सीक्वेंस से करंट के साथ साथ कौन सी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी के वो मैं साथ साथ कराता चलता हूं। आज भी बहुत कुछ है, तो सबके सब ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, यूरोपियन यूनियन में वर्तमान में साथी कितने देश या सदस्य हैं। यूरोपियन यूनियन के सदस्य देश 25, 26, 27, 28। तो याद रखेगा भैया, इसमें 27 सदस्य देश है। यूरोपियन यूनियन के कितने सदस्य देश है? 27 सदस्य देश है। भारत में संविधान दिवस यह कब मनाया जाता है? ये रिचार्ज करने वाले क्वेश्चन होते, जो आपको बच्चा थोड़ा सा चार्ज कर देते, आपके अंदर एक हौसला जगा देते। तो प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय विषाणु संस्थान यह कहां स्थित है? भारत में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, राष्ट्रीय विषाणु संस्थान कहां पर स्थित है? कहोगे सर यह पुणे में स्थित है। भारत के वित्त मंत्री कौन है? भारत के वित्त मंत्री जिन्होंने साथी 9वां बजट पेश किया, जबकि सर्वाधिक बार अभी तक जो बजट पेश किया है, सर्वाधिक बार जो साथी बजट पेश किया है वो मोरारजी देसाई ने 10 बार। मोरारजी देसाई जी ने 10 बार। मोरारजी देसाई जी ने 10 बार और निर्मला सीतारमण जी ने यह लगातार 9वीं बार यह भारत की वर्तमान में वित्त मंत्री हैं। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत? वित्त आयोग में याद रखिएगा, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष और कितने सदस्य होते हैं? कहोगे सर 4 सदस्य। एक अध्यक्ष 4 सदस्य। अनुच्छेद 280 से राष्ट्रपति द्वारा गठन किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा गठन किया जाता है। तो चलिए साथियों शुरू कर देते। ये आज का पहला करंट अफेयर का क्वेश्चन बहुत ही शानदार साथियों। 1 फरवरी 2026 को 1 फरवरी 2026 को 68वें ग्रैमी पुरस्कारों का 68वें ग्रैमी पुरस्कार, या जिन्हें ग्रैमी अवार्ड भी कहते हैं, तो ग्रैमी अवार्ड की घोषणा की गई, जो पिछले वर्ष 2025 के लिए दी गई, जिन्हें आप ग्रैमी अवार्ड 2026 भी कह देते हैं। तो कई क्वेश्चन पूछ लेता इन्हीं में से कि ग्रैमी अवार्ड क्या है। यह संगीत के सबसे बड़े, इस बार 68वें पूछा। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, इसमें 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक सॉन्ग ऑफ द ईयर, एक साथ रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, और तीसरा हो जाता है एल्बम ऑफ द ईयर। ये जो 3 होते, ये 3 कैटेगरी में अक्सर पूछता है। तो इस बार सॉन्ग ऑफ द ईयर, वर्ष के गाने के लिए, ये बिली एलिश को मिला है। किसे मिला है? वर्ष के गाने के लिए बिली एलिश को। इनके गाने का नाम है वाइल्ड फ्लावर। भाई इनके गाने का नाम क्या है? जंगली फ्लावर, वाइल्ड फ्लावर। बिली एलिश, अमेरिका ने इन्हें ये सॉन्ग ऑफ द ईयर ग्रैमी अवार्ड 2026 के लिए यह पुरस्कार मिला है। वही साथी इसमें ध्यान दीजिएगा, जो ये ग्रैमी अवार्ड होते हैं, इनको ग्रामोफोन अवार्ड भी कह देते हैं। इनको क्या कह देते हैं? ग्रामोफोन अवार्ड। कब से दिए जा रहे? 1959 से। इस बार 2026 में इनका कौन सा आयोजन था? इनका 68वां आयोजन था। इसको द रिकॉर्डिंग अकादमी देती है, अमेरिका की रिकॉर्डिंग अकादमी। ट्रॉफी का डिजाइन सोने की परत चढ़ा हुआ एक ग्रामोफोन होता है। ट्रॉफी की धातु यह ग्रामियम नामक जस्ता मिश्रित धातु होती है। इस बार 68वां यह आयोजन कहां पर हुआ है? लॉस एंजेलिस अमेरिका में। लॉस एंजेलिस कैलिफोर्निया अमेरिका में। जबकि 2026 के होस्ट ये ट्रेवर नोआ करके हैं, जो 2026 के इसके होस्ट है, जो सबको बुलाते हैं, बीच में जोक जोक सुनाते हैं। इस तरीके से इसमें याद रखेगा, ये संगीत के क्षेत्र के सबसे बड़े पुरस्कार होते हैं। कौन से क्षेत्र में दिए जाते हैं? म्यूजिक के क्षेत्र में दिए जाते हैं। अब इसमें इस बार बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा,
सबसे ज्यादा नामांकन और सबसे ज्यादा ट्रॉफी जीतने वाले, अवार्ड जीतने वाले ये अमेरिकन एक सॉन्ग, अमेरिकन एक सिंगर और साथ ही रैपर है जिनका नाम है केंड्रिक लेमर। ओ यो यो हनी सिंह जैसे भारत का है, वैसे साथी याद रखिएगा अमेरिका 9 श्रेणियों में नामांकन, जबकि इन्होंने 5 पुरस्कार जीते। साल का सर्वश्रेष्ठ गीत बिली एलिश वाइल्ड फ्लावर, साल का सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड ये केंड्रिक लेमर SZA के साथ मिलकर जीता। इनका इस रिकॉर्ड का नाम है लूथर। जबकि साल का सर्वश्रेष्ठ एल्बम ये बैड बनी करके एल्बम है, डेवी त्रार मास फोटोस इसका नाम है। बैड बनी ये सिंगर है, जबकि डेवी त्रार मास फोटोस ये एल्बम का नाम है। नए कलाकार ओलिविया डीन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वश्रेष्ठ ऑडियो बुक नरेशन ये दलाई लामा जी ने जीता है। मेडिटेशन से संबंधित इस ऑडियो बुक नरेशन में भारत का भी सहयोग रहा है। भारत के अमजद अली खान, अमान और अयान अली ये दलाई लामा के प्रोजेक्ट में सरोद का संगीत दिया है। पूछ लेगा अमजद अली खान ये कौन से वादक है या किस वाद्य यंत्र से इनका संबंध है, तो सबके सब कमेंट करके बताइए। भाई जो अमजद अली खान है ये सरोद वादक है। क्या है? सरोद वादक। तो सबसे ज्यादा नामांकन और पुरस्कार किसने जीते? केंड्रिक लेमर। नामांकन 9 कैटेगरी में, पुरस्कार 5 कैटेगरी में। सर्वश्रेष्ठ गीत बिली एलिश वाइल्ड फ्लावर, सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड लूथर नाम का केंड्रिक लेमर और SZA। साल का सर्वश्रेष्ठ एल्बम बैड बनी ने जीता देवी त्रार मास फोटोस, जबकि नए कलाकार ओलिविया डीन और ऑडियो बुक के लिए यह दलाई लामो को मिला, जिसमें भारतीयों का भी थोड़ा सा योगदान है। अब भारतीय यदि आप ग्रैमी पुरस्कार विजेताओं की सूची देखोगे तो पहले भारतीय ग्रैमी पुरस्कार विजेता यह पंडित रविशंकर सितार वादक, पंडित रविशंकर सितार वादक। फिर 1978 में भी जीता। 1994 में विश्व मोहन भट्ट को मिला मोहन वीणा के लिए। ये इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, इनको ध्यान देना। फिर पंडित रविशंकर 2009 में जाकिर हुसैन को याद रखिएगा तबला के लिए, जाकिर हुसैन तबला ये साथी। उसके बाद में AR रहमान और उनकी टीम ने, गुलजार और AR रहमान, तनवीर शाह, पंडित रविशंकर, रिकी केज ने 2015, फिर 2022 में, फिर 2023 में, फिर साथी जाकिर हुसैन, राकेश चौरसिया, इन्होंने शक्ति शंकर महादेव उनकी टीम, 2025 में चंद्रिका टंडन, और 2026 में ये जो दलाई लामा को मिला है तो अमजद अली खान और उनके पुत्रों ने। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछेगा भारत पहले भारतीय ग्रैमी पुरस्कार विजेता बताइए। पंडित रविशंकर सितार वादक। प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब निम्नलिखित में से किस टीम ने जीता है? जैसे साथी IPL होती है, जैसे प्रो कबड्डी लीग होती है, ऐसी प्रो कुश्ती प्रतियोगिता है। यह कौन सी प्रतियोगिता है? कुश्ती की अथवा पहलवानी की प्रतियोगिता है। कुश्ती अथवा पहलवानी की प्रतियोगिता। इसका खिताब हरियाणा थंडर्स की टीम ने जीता है। इसको किसने जीता है? हरियाणा थंडर्स की टीम ने। यहां पर मेरे साथ थोड़ा सा ध्यान देते चलना, और एक चीज ही कहूंगा कि मन मन में रिपीट करो। जैसे मैंने यहां पर बोला हरियाणा थंडर, आप अपने मन में उसे दोहराओ। जबकि उपविजेता ये दिल्ली सुल्तान, उपविजेता कौन सी टीम रही? दिल्ली सुल्तान। तो हरियाणा थंडर विजेता, दिल्ली सुल्तान उपविजेता रही है। इसका फाइनल कहां पर आयोजन हुआ? इसका फाइनल बच्चा नोएडा स्टेडियम में, नोएडा इंडोर स्टेडियम गौतम बुद्ध नगर, नोएडा इंडोर स्टेडियम गौतम बुद्ध नगर में, नोएडा इंडोर स्टेडियम गौतम बुद्ध नगर में प्रो रेसलिंग लीग 2026 हरियाणा थंडर जीती है। इसमें टोटल 6 टीम थी। कितनी टीम थी? 6 टीम। इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग। ये वो साथी अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो दुनिया में रेसलिंग का आप देखते हैं विश्व स्तर पर कामकाज देखती है। इसका हेडक्वार्टर लुसान के पास है। लुसान जो शहर है स्विट्जरलैंड का, उसके पास इसका हेडक्वार्टर है। लुसान जो स्विट्जरलैंड का शहर है उसके पास। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा हूं, लिख लीजिएगा।
जो रेसलिंग होती है, जो कुश्ती होती है, इसमें साथी 3-3 मिनट के 2 राउंड होते हैं। 3-3 मिनट के कितने राउंड होते हैं? सबके सब बताइए भैया जी। 3-3 मिनट के 2 राउंड होते हैं और बीच में 30 सेकंड का ब्रेक होता है। बीच में 30 सेकंड का क्या होता है? ब्रेक। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। 3-3 सेकंड के 2 राउंड होते और इसमें रेसलिंग में अगर आपसे राउंड पूछे कि भाई जो रेसलिंग है, रेसलिंग में नंबर ऑफ राउंड्स कितने हो जाते हैं, तो कहोगे सर देखिए इसमें जो बाउट होती है या जिससे आप राउंड भी कहते हैं, तो इसमें 3-3 मिनट के कितने होते हैं? 2 राउंड होते हैं और बीच में कितने सेकंड का ब्रेक होता है? इसमें एक राउंड के बीच में 30 सेकंड का ब्रेक होता है। यह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यह बहुत पूछता है। चलिए अभी इसमें यह और इंपॉर्टेंट है कि अगर पहले भारतीय की बात करें, केडी जाधव, जिन्होंने ओलंपिक में पहले व्यक्तिगत पदक विजेता, पहले भारतीय व्यक्तिगत ओलंपिक मेडल विजेता, व्यक्तिगत ओलंपिक मेडल, तो इन्होंने भैया कांस्य पदक जीता था हेलसिंकी ओलंपिक में। यह भी कुश्ती से संबंधित है। तो कुश्ती में भारत दारा सिंह उस समय से ही बहुत मजबूत रहा है। हरियाणा थंडर्स याद रखेगा, दिल्ली सुल्तान को हराकर नोएडा इंडोर स्टेडियम में यह इसका आयोजन हुआ है। 6 टीम, 3-3 मिनट के 2 राउंड और बीच में कितने सेकंड का? कहोगे सर 30 सेकंड का ब्रेक होता है। पूछा हाल ही में सीबीआई द्वारा बहुराष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ इसमें कौन सा अभियान शुरू किया गया है? सीबीआई के द्वारा। तो अच्छे से याद रखिएगा, सीबीआई की स्थापना 1963 में संथानम समिति की रिपोर्ट पर, किस कमेटी पर? संथानम समिति की सिफारिश पर। लिखकर बताइए सीबीआई की स्थापना कब हुई है? यह बहुत इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाता है। इसका जो एक्ट है यह साथी दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत काम करती है। यह वैसे स्वायत्त है, लेकिन फिर भी अगर प्रशासनिक तौर पर देखोगे तो यह कार्मिक और पेंशन मंत्रालय के तहत है। यह किसके तहत है? कार्मिक एवं पेंशन मंत्रालय। सीबीआई किसके तहत काम करती है? कार्मिक एवं पेंशन मंत्रालय। ऑपरेशन साई स्ट्राइक करके, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चा साइबर क्राइम ये बहुत ज्यादा फैल रहा है। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को अधिकृत किया है कि भाई आप ही जांच पड़ताल कीजिए। तो सीबीआई ने बहुराष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ ये ऑपरेशन साई स्ट्राइक चलाया है। जो ये इंपॉर्टेंट कोई पॉइंट हुआ करे ना, उसे कमेंट्स में लिख दिया करो या मन में 3-4 बार उसको साथी दोहरा दिया करो। सीबीआई की स्थापना कहोगे भैया 1963, संथानम समिति की सिफारिश पर दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1940 के तहत काम, मंत्रालय कार्मिक और पेंशन मंत्रालय। इसमें बच्चा ये कुछ और ऑपरेशन है राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय लेवल के। यहां से क्वेश्चन 110% पूछता, लिख लीजिएगा। जैसे स्वदेश ईरान से भारतीयों की वापसी, ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में भूकंप सहायता, इंद्रावती हैती से भारतीयों, ती हैती ऐसे याद कर लेना, अजय इजराइल और हमास क्षेत्र से भारतीयों की वापसी, गंगा यूक्रेन से भारतीयों की निकासी, देवी शक्ति अफगानिस्तान से भारतीयों की निकासी, संकल्प ईरानी जहाज अल कंबर की सुरक्षा, ऑपरेशन कावेरी सुडान संकट से भारतीयों का बचाव और ऑपरेशन दोस्त तुर्की सीरिया में जो भूकंप आया था, ऑपरेशन चक्र 5 सीबीआई का साइबर अपराध के खिलाफ, हॉक सीबीआई का बाल यौन शोषण के खिलाफ, ऑपरेशन गरुड़ सीबीआई का ड्रग तस्करी के खिलाफ, ऑपरेशन प्रहाव पंजाब पुलिस का गैंगस्टर के खिलाफ, ऑपरेशन सिकंजा उत्तर प्रदेश आर्थिक अपराधियों की गिरफ्तारी, ऑपरेशन फाल्कन असम के गैंडों का संरक्षण, ऑपरेशन परिवर्तन आंध्र प्रदेश भांग की खेती पर रोक। तो ये साथी अपने राज्य या अंतरराष्ट्रीय स्तर के कुछ भारत के इंपॉर्टेंट ऑपरेशन होते जो अक्सर आपसे पेपर में पूछ लेता है। बच्चा वीडियो तो बिल्कुल क्लियर आ रही है ना? आनंद आ रहा नहीं आ रहा? एक बार सबके सब बता दो। और जब क्लास में बैठ जाओ तो क्लास एक तपस्या होती है। क्लास नहीं होती,
क्लास एक तपस्या होती है। तो कोई बातचीत नहीं, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को सुप्रभात, क्योंकि लक्ष्य एक है और विकल्प एक भी नहीं है बच्चा। भारत का नया BIS प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली सौर मॉड्यूल सीरीज कौन सी बनी है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यह कौन सी भारतीय कंपनी है जिसने BIS, जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कह देते हैं, इसका साथी सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाली भारत की पहली सौर कंपनी, भारत की पहली सोलर सेल बनाने वाली कंपनी। ध्यान दीजिएगा, यह G-स्टार सोलर मॉड्यूल सीरीज करके है। कौन सी है? G-स्टार सोलर मॉड्यूल सीरीज। इसको क्या कहेंगे भैया? G-स्टार सोलर मॉड्यूल सीरीज कहेंगे। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, आपने सोने पर हॉलमार्क का नाम सुना है, तो यह BIS करके ही है। यह उपभोक्ता मंत्रालय के तहत काम करती है। उपभोक्ता मंत्रालय जो भारत में जितनी वस्तु आदि बेची जाती है उनके स्टैंडर्ड तय करती है, उनके मानक तय करती है कि वो असली है या नहीं है। तो इसमें ध्यान देना, यह पूछ लिया जाता है। 23 दिसंबर 1986 इसका एक्ट आया 1986 में। 23 दिसंबर 1986 में इसकी स्थापना। पहले इसको भारतीय मानक इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट कहा करते थे। स्थापना 1947 में। मुख्यालय नई दिल्ली, उपभोक्ता मामले मंत्रालय के तहत काम करती है। इसका जो नया अधिनियम है वो 2016 में आया, जो कि 12 अक्टूबर 2017 से प्रभावी हुआ है। इसका 79वां स्थापना दिवस, क्योंकि 1947 के हिसाब से चलते हैं, ये 6 जनवरी को मनाया गया। इसने कुछ योजना लॉन्च की है, शाइन योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड हेल्प इन्फॉर्म एंड नर्चर एम्पावर्ड वुमेन, ये सती महिलाओं को मानक क्षेत्र में मदद के लिए स्टैंडर्ड हेल्प इन्फॉर्म एंड नर्चर एम्पावर्ड वुमेन। जबकि सती सक्षम योजना स्कीम फॉर एक्नॉलेजिंग नॉलेज स्किल एंड हाई इंपैक्ट मेरिट स्कीम फॉर एक्नॉलेजिंग नॉलेज स्किल्स एंड हाई इंपैक्ट मेरिट, BIS केयर करके इसकी सती महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है। जैसे BIS भारत में अलग अलग तरीके के मानक निर्धारित करती है। तो देखो, एक क्वेश्चन साथी यहां से जरूर पूछता है, ISI मार्क जो है ये औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता, जैसे जो कुकर वगैरह आते हैं, जो हेलमेट वगैरह आते हैं, उन पर ISI मार्क, या जो सीमेंट वगैरह आता है इसके मानक तय करने के लिए ISI मार्क 1955 से, ISI मार्क 1955। FPO जो सती प्रसंस्कृत फल उत्पाद होते हैं, प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट, जैसे जैम, अचार, जूस, इसके लिए FPO भी 1955 से। जितने भी कृषि उत्पाद होते हैं उन पर एग मार्क लगता है, एग्रीकल्चर मार्क, अनाज, मसाले, तेल 1937 से। जो पर्यावरण के अनुकूल पदार्थ होते हैं उनके लिए इको मार्क लगता है साल 1991 से। हॉलमार्क, यह सोने के आभूषण की शुद्धता साल 2000 से, चांदी के आभूषण की शुद्धता साल 2005 से। सिल्क मार्क शुद्ध रेशम के कपड़ों के लिए, और एक साथी नया इको मार्क भी आया है, लाइफ पहल के तहत नए पर्यावरण अनुकूल मानक साल 2023 में। तो ये भारत के साथी कुछ महत्वपूर्ण, भारत के कुछ महत्वपूर्ण, इसमें एक ऑर्गेनिक मार्क भी होता है। इसमें साथी 2002 से एक इंडिया ऑर्गेनिक भी होता है। साल 2002 से एपीडा देती है इंडिया ऑर्गेनिक करके। अगर कोई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, तो कोई जैविक प्रोडक्ट है, तो ध्यान दीजिएगा उसके लिए मार्क हो जाता है इंडिया ऑर्गेनिक। उसके लिए मार्क क्या हो जाता है? अब तुम्हें देख के लग रहा होगा यही वो चीजें हैं जो बाकियों से तुम आगे निकल सकते हो, क्वेश्चन आते हैं तुम उत्तर दे पाओगे, अन्यथा बच्चा यह क्या बचा है किसी के लिए? भाई ऐसा थोड़ी ना कि कोई, ये तो कुछ ही क्वेश्चन होते हैं जिनमें आप बाकियों को पीछे छोड़ सकते हैं। समझे मेरी बात? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एशियन राइफल एवं पिस्टल चैंपियनशिप 2026 का आयोजन 2 से 14 फरवरी तक यह किस शहर में किया जा रहा है?
एशियन राइफल एंड पिस्टल चैंपियनशिप। तो ध्यान दीजिएगा, ये नई दिल्ली करणी सिंह शूटिंग रेंज में, कहां पर भैया, करणी सिंह शूटिंग रेंज में ये एशियन राइफल और पिस्टल चैंपियनशिप करणी सिंह शूटिंग रेंज में दिल्ली में, करणी सिंह शूटिंग रेंज में नई दिल्ली में एशियन राइफल एंड पिस्टल चैंपियनशिप कब से कब तक, 2 से 14 फरवरी तक ये दिल्ली में आयोजित हो रही है। नाम है एशियन राइफल एंड पिस्टल चैंपियनशिप करणी सिंह शूटिंग रेंज में। कहां पर भैया, कहोगे सर करणी सिंह शूटिंग रेंज में। अगला क्वेश्चन आ जाता है, इसी में इतना ही काफी था। गुजरात सरकार के किस अभियान के तहत पतंग के डोर से घायल हुए लगभग 1.18 लाख से अधिक पक्षियों को सफलतापूर्वक बचाया जा चुका है? मतलब गुजरात सरकार का कौन सा अभियान है जो पहले पतंग से पक्षियों के पंख काटता है और फिर उसका इलाज भी करता है कि दर्द भी हम देंगे सनम, दर्द भी हम देंगे, इलाज भी हम करेंगे। तो सोचो कि पहले पतंग उड़ा के पक्षियों के पंख काट दो, पक्षी पंख कट के नीचे गिरा, तड़प गया, फिर उस पर मरहम लगा दो, बच गया तो ठीक, अपंग हो जाए या हो सकता है उसका कोई पंख टूट जाए, टांग कट जाए, मर जाए। कोई पक्षी अपने बच्चों के लिए खाना लेकर जा रहा हो, बच्चे भूख से घोंसले में तड़प रहे, रास्ते में पतंग ने, मेरी तो समझ से बाहर है भाई, ऐसी कौन सी चीजें पतंग उड़ाए बिना इंसान का काम नहीं चलेगा, या ऐसे धागे से कि उन बेचारे निरीह पक्षियों को भी कोई ना हो। तो मतलब बड़ा अजीब लगता है। मैं कभी पतंग वतंग नहीं उड़ाता, ऐसे नहीं पतंग उड़ाना बुरी चीज है, पर जैसे कुछ लोग नॉनवेज और वेज होते, कुछ लोग नॉनवेज नहीं खाते, वेजिटेरियन, ऐसे ही है। ये तो करुणा अभियान, ये कौन सा अभियान है? ये साथी करुणा अभियान है। ये कौन सा अभियान है? ये करुणा अभियान है। तो ये गुजरात सरकार का करुणा अभियान, जिसके द्वारा गुजरात सरकार पतंग की डोर से घायल हुए ये लगभग इतने पक्षियों का। देखिए गुजरात में जो मकर संक्रांति का त्योहार होता है, मकर संक्रांति के त्योहार को यहां पर उत्तरायण के नाम से मनाते। किसके नाम से? उत्तरायण के नाम से। मकर संक्रांति के त्योहार को उत्तरायण के नाम से, जिसमें साथी अंतरराष्ट्रीय स्तर के पतंग महोत्सव होते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर के पतंग महोत्सव। छठे का भी आपका बिल्कुल सही है, करुणा अभियान। कौन सा अभियान? करुणा अभियान। अभी गुजरात सरकार की मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना भी शुरू हुई है। मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना यह गुजरात सरकार की ही एक नई योजना है। तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा बर्ड्स के बारे में, बर्ड्स के संबंध में। भाई पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। भारत का पक्षी मेन किसको कहा जाता है? डॉक्टर सलीम अली। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर, विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मई और अक्टूबर का दूसरा शनिवार, अंतरराष्ट्रीय पक्षी दिवस 5 जनवरी, भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून उत्तराखंड और सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केंद्र ये तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केंद्र ये तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। 5 जनवरी अंतरराष्ट्रीय पक्षी दिवस, विश्व प्रवासी मई और अक्टूबर का दूसरा शनिवार, गौरैया दिवस कब होता है? 20 मार्च, पक्षी दिवस 12 नवंबर। इंसान की हरकतों की वजह से ही पहले आपके हमारे गांव देहात में गौरैया चिड़िया पाई जाती थी। किस किसने गौरैया चिड़िया देखी है? ऊपर से ब्राउन से रंग की होती थी, मिट्टी से रंग की, बहुत ही पतली सी, इतनी प्यारी आवाज होती थी, सुबह सुबह जगा देती थी। अब तुम्हें चिड़िया ढूंढने से नहीं मिलेगी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दर्रांग राजाओं की ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण के लिए 50 करोड़ रुपए के अनुदान की घोषणा की है? 50 करोड़ रुपए के अनुदान की घोषणा किस राज्य सरकार ने दर्रांग राजाओं की ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण के लिए 50 करोड़ रुपए के अनुदान की घोषणा? यह असम सरकार ने दर्रांग राजाओं की विरासत के लिए। असम याद रखिएगा विधानसभा की कितनी सीट हो जाती है? 126, जबकि लोकसभा की 14
और राज्यसभा की कितनी हो जाती है? ये 7 सीट हो जाती है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा तो दरंग राज्यों की ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण के लिए ये 50 करोड़ रुपए की अभी एटी कुटी कुछ करके, एटी पाती कुटी कुछ करके ये योजना लॉन्च की है। जो असम के टी वर्कर है इनके लिए याद रखिएगा, एटी कोली दुती पात, एटी कोली दुती पात योजना, दुती पात योजना ये भी असम सरकार की योजना है। ये भी किसकी भैया? असम सरकार की योजना है, एटी कोली दुती पात योजना। पूछा है नागा समुदाय का बीज बोने का पर्व लुई नगाइनी 14 से 15 फरवरी को किस राज्य में मनाया जाएगा? लुई नगाइनी। देखिए आजकल जितने भी पर्व हो रहे हम उन पर्वों को साथ के साथ करते जा रहे हैं। जैसे रेहे उत्सव, भाई अरुणाचल प्रदेश का हमने रेहे उत्सव पढ़ा था, अरुणाचल प्रदेश का रेहे उत्सव। असम में साते माघ बिहू, असम में कौन सा? माघ बिहू। तो ध्यान दीजिएगा नागा समुदाय का बीज बोने का लुई नगाई नी करके जो होता है ये नागालैंड का उत्सव है। ये कहां का है? नागालैंड का। इसी में लिख लीजिएगा 1 से 10 दिसंबर नागालैंड की राजधानी कोहिमा के निकट एक किसामा गांव है, वहां पर हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। वहां पर साथी हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है। वहां पर कौन सा? हॉर्नबिल उत्सव। तो नागालैंड का एक प्रसिद्ध हॉर्नबिल उत्सव भी है। नागालैंड की स्थापना पूछ लेता है 1 दिसंबर 1963, 1 दिसंबर 1963। ये देखिए कुछ हॉर्नबिल सभी नागा जनजातियां, सेक्रेनी अंगामी नागा, मुआत्सु त्योहार आओ नागा, आओलोंग कोन्यक नागा, तुलूनी सुमी, सेक्रेनी मुआत्सु आओलांग तुलूनी। इसी के अलावा नक्युलुम चांग, यामसे पोचुरी, मोंग मोंग संगतम, नगड़ा रेंगमा और मिमकुट ये कुकी, मिमकुट कुकी ये कुछ नागा जनजाति है। और वो कौन कौन सा त्योहार मनाती है इस पर भी आपको ध्यान देना है। वो कौन कौन सा त्योहार मनाती है? हॉर्नबिल तो सभी नागा जनजाति, सेक्रेनी अंगामी, मुआत्सु आओ, आओलांग कोन्याक, जबकि तुलुनी ये सुमी जनजाति। तो ये अपने नागालैंड के कुछ त्योहार हैं। नागालैंड की राजधानी बताइए। एक साथी क्योंकि भारत के पड़ोसी देश में कुछ भी ऐसा उत्सव होता है तो पेपर में पूछता है। भगवान बुद्ध के पवित्र देवनी मोरी अवशेषों की पहली अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी ये किस देश में आयोजित की जा रही है? तो भगवान गौतम बुद्ध जी के पवित्र देवनी मोरी अवशेषों की पहली अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी ये श्रीलंका में आयोजित की जा रही है। कहां पर बच्चा? श्रीलंका। ये कहां पर आयोजित की जा रही है? कहोगे सर ये श्रीलंका। श्रीलंका की 2 राजधानी है, कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरे कोटे। कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरे कोटे ये क्या हो जाती है इसकी राजधानी? श्रीलंकन मुद्रा रुपया इसकी मुद्रा हो जाती है श्रीलंकन रुपये। इनका माउंट पिदुरु सबसे ऊंचा पर्वत, माउंट पिदुरु क्या हो जाता है? सर्वोच्च चोटी, माउंट पिदुरु सर्वोच्च चोटी। जबकि साथी महावेली गंगा सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी ये हो जाती है महावेली गंगा। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी ये महावेली गंगा। यहीं पर याद रखिएगा पवित्र दांत का मंदिर, पवित्र दांत मंदिर, डंबूला मंदिर ये सब कहां पर स्थित है? ये श्रीलंका में स्थित है। इसी में 2-3 चीजें, जो पाक जल संधि है, जो पाक जल संधि है, पाक जल डमरू मध्य भी कह देते हैं, ये भारत को श्रीलंका से लग करती है। यहां पे पाक को पाकिस्तान में समझ जाना, वो भिकारिस्तान अलग है, ये PALK वाला पाक है। तो पूछेगा भारत को श्रीलंका से कौन सी जल संधि अलग करती है? लिख के बताएंगे सब के सब। भारत को श्रीलंका से कौन सी जल संधि? कहोगे सर पाक जल संधि। इसमें सबसे लंबी नदी ये महावेली गंगा हो जाती है। सबसे ऊंचा पर्वत माउंट पिदुरु, सबसे ऊंचा पर्वत माउंट पिदुरु। ये देखिए भगवान गौतम बुद्ध जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ये बौद्ध संगीति। भाई कितनी मुख्य बौद्ध संगीति हुई? 4।
पहली 486 ईसा पूर्व अजात शत्रु के समय राजगीर बिहार में महाकश्यप प्रेसिडेंट। दूसरी 383 कालाशोक के समय पर सर्वकामिनी या सबकामी ये प्रेसिडेंट वैशाली। तीसरी 250 ईसा पूर्व अशोक के समय पर मोगली पुत्र तिस की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र। और चौथी बौद्ध संगीति पहली शताब्दी कनिष्क के समय पर वसुमित्र अध्यक्ष कुंडलवन कश्मीर में। कुंडलवन कश्मीर में तो अच्छे से ध्यान दीजिएगा इस चीज को भाई। पहली बौद्ध संगीति अजात शत्रु के समय राजगीर, दूसरी कालाशोक के समय पर वैशाली, तीसरी अशोक के समय पर पाटलिपुत्र और चौथी किसके समय पर कुंडलवन कश्मीर। ये चौथी से ही महायान और हीनयान ये अलग हुए। अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि जो बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय महायान और हीनयान ये सात्विक कब अलग हुए, कौन सी बौद्ध संगीति से महायान और हीनयान अलग हुए, सबके सब कमेंट करके बताइए। हाइड्रोजन पावर्ड बसें चलाने वाला देश का पहला एयरपोर्ट कौन सा होगा? ऐसा एयरपोर्ट जो यात्रियों को जहाज तक पहुंचाने के लिए और लाने के लिए हाइड्रोजन ईंधन से बस चलाएगा। देखिए याद रखिएगा, दुनिया की सबसे हल्की गैस बताइए, सबसे हल्की गैस बताइए, सबसे हल्की गैस। ये कोचीन एयरपोर्ट, केरल के कोची में स्थित कोचीन एयरपोर्ट हाइड्रोजन पावर्ड बस चलाने वाला, यह याद रखिएगा देश का पहला एयरपोर्ट। यही पहला एयरपोर्ट था जो ग्रीन एनर्जी या हरित ऊर्जा से संचालित हुआ था। सबसे हल्की गैस बताइए, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? सर्वाधिक मात्रा में इसके बच्चा तीन रूप होते हैं, इसके तीन रूप होते हैं 1H1, 1H2 और एक होती है 1H3। इसको हाइड्रोनियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम बोलते हैं। इसका खोज किसने की थी? तो लिख लीजिएगा हाइड्रोजन की खोज ये हेनरी कैवेंडिश ने की। ये पूछ चुका है पेपर में, लिख के बताओ कमेंट्स में कि हाइड्रोजन की खोज बाबू किसने की है? हाइड्रोजन का खोजकर्ता कौन था? हेनरी कैवेंडिश। हाइड्रोजन हेनरी कैवेंडिश, हाइड्रोजन हेनरी कैवेंडिश। सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन हो जाती है ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मात्रा में भी। याद रखिएगा सर्वाधिक मात्रा हाइड्रोजन की है, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन पाई जाती है, सबसे ज्यादा हेनरी कैवेंडिश ने इसकी खोज की है। तो जो कोचीन एयरपोर्ट है यह भारत का पहला एयरपोर्ट बना है जो हाइड्रोजन से चलने वाली, इसको साथी फ्यूचर का या भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। अगर कोई पूछे कि भविष्य का ईंधन क्या है तो हाइड्रोजन गैस। भविष्य का ईंधन क्या है? हाइड्रोजन। इसी में कुछ लिख लीजिएगा। 4 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, लक्ष्य 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन, 125 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता। इसके तहत एक साइट कार्यक्रम आया हाइड्रोजन ट्रांजिशन के लिए प्रमुख रणनीतिक हस्तक्षेप। पहला हाइड्रोजन से चलने वाला पानी का जहाज यह वाराणसी में चलाया गया है। पहली हाइड्रोजन ट्रेन यह जिंद और सोनीपत के बीच में, इसका एक प्रकार से ट्रायल हुआ। पहला हाइड्रोजन का शुद्ध प्लांट यह असम के जोरहाट में और पहला ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट यह गुजरात के सूरत में। यह गुजरात के सूरत में देखिए 3 बंदरगाह भी है, एक पारादीप, एक साथी दीनदयाल कांडला और एक वीओ चिदंबरनार, जिनको हरित हाइड्रोजन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। किसके रूप में? हरित हाइड्रोजन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? तो याद रखिएगा भारत की रैंक 32वीं है। सॉफ्ट पावर का मतलब होता है अपनी संस्कृति आदि से दूसरे देशों पर प्रभाव। तो ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स भारत की रैंक 32वीं, जबकि पहली रैंक अमेरिका की है। भारत की रैंक 32वीं जबकि पहली रैंक किसकी है? यह अमेरिका की है। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में यह पहली रैंक किसकी हो जाती है? अमेरिका की। जबकि भारत की रैंक कौन सी है? 32वीं। देखिए ये कुछ
महत्वपूर्ण सूचकांक है, इनमें भारत की कौन सी रैंक है? बहुत सावधानी से, रेस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स, यह भारतीय संस्था के द्वारा जारी किया गया। इसमें पहला स्थान सिंगापुर का। भारत की रैंक कौन सी है? 16वां। देखो, रेस्पॉन्सिबल नेशन में हमारी रैंक 16वीं है, पहले पर सिंगापुर। मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी जारी करता है, पहला स्थान आइलैंड। भारत की रैंक कितनी है सर? 130। मानव विकास सूचकांक में हमारी रैंक कितनी है? ग्लोबल जेंडर गैप, यह विश्व आर्थिक मंच जारी करता है, आइलैंड पहला स्थान 131। मानव विकास में 130, जेंडर गैप ये 131। शांति सूचकांक इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, आइलैंड पहले स्थान पर 115वीं हमारी रैंक है। जबकि जीटीआई अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद सूचकांक, ग्लोबल टेररिज्म, इसे भी इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस जारी करता है, बुर्किनो फासो का पहला स्थान है। तो आतंकवाद में 14वां, शांति में 115, जेंडर गैप में 131, मानव विकास में 130 और रेस्पॉन्सिबल नेशन में भारत की रैंक 16। भारत की रैंक 16। मोस्ट इंपोर्टेंट, उस्ताद उस्मान खान, प्रशांत दामले और सयाजी शिंदे को यह किस पुरस्कार के लिए चुना गया है? ये 3 व्यक्ति हैं। उस्ताद उस्मान खान ये प्रसिद्ध सितार वादक है। उस्ताद उस्मान खान ये प्रसिद्ध सितार वादक है। प्रशांत दामले और सयाजी शिंदे, इनको गोदावरी गौरव पुरस्कार, गोदावरी गौरव पुरस्कार के लिए चुना गया है। उस्ताद उस्मान खान, प्रशांत दामले और सयाजी शिंदे को कौन से पुरस्कार के लिए? गोदावरी गौरव पुरस्कार। उस्मान करके जो है ये कौन से के लिए? ये प्रसिद्ध सितार वादक है। ये क्या है? प्रसिद्ध सितार वादक। फिर से मन मन में दोहराओ, यहां पर मेरे साथ साथ दोहराओ जैसे तुम मेरे सबके सब सामने बैठे हो। उस्ताद उस्मान खान, प्रशांत दामले और सयाजी शिंदे, गोदावरी गौरव पुरस्कार, गोदावरी गौरव पुरस्कार। चलिए भैया, मंगल ग्रह पर रोवर का अर्थ होता है जो रिमोट से चलने वाला साथी रोबोट है। पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ड्राइव का नेतृत्व किस भारतीय मूल की वैज्ञानिक ने किया है? यह नासा की वैज्ञानिक है, वंदना वांडी वर्मा भी कह सकते हैं। वंदना वांडी वर्मा। भारतीयों का भी अजीब सीन है, दूसरे देश में जाकर सुनीता जी सुमी बन जाती है, वंदना जी वंडी बन जाती है। मेरी समझ से बाहर है कि इसमें क्या। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, वंडी वर्मा, इन्होंने मंगल ग्रह पर जो क्यूरियोसिटी रोवर है उसको पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तरीके से जो उसको कंट्रोल करते, उसके ड्राइव, उसका नेतृत्व यह वंडी वर्मा जी ने किया है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यह बताइए साथी, मिशन मंगलयान जो भारत का था, जिसको मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कह देते हैं, मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कह देते हैं, मार्स ऑर्बिटर मिशन, मार्स ऑर्बिटर मिशन जिसे मंगलयान भी कहते हैं, यह कब लॉन्च किया गया था? इसका वर्ष बताइए। मंगलयान 1 साल 2013 में। भारत का मंगलयान 1 यह कब लॉन्च किया गया था? यह 2013 में, मंगलयान 1 2013 में। जबकि चंद्रयान 1 बताइए, यह भी इंपॉर्टेंट है। चंद्रयान 1 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, इसमें एक क्वेश्चन पक्का आपके पेपर में। 16वें, अगले जो 3-4 क्वेश्चन बचे ये सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन केवल उसके लिए जो मन मन में दोहराएगा। और ये क्लास रोज किस पर चलती है? ये क्लास रोज अपने इसी एग्जाम्पल यूट्यूब चैनल पर चलती है। कितने बजे चलती है? रोज सुबह 7 बजे। आप में से बहुत से ऐसे साथी हैं जो पहली बार आए और जिन्होंने एग्जाम्पल को बच्चा अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले यह शुभ काम जरूर कर लीजिए। और जिसने लाइक नहीं किया है, तो मैं आज तुम्हें ऐसा यहां से देके भेजूंगा आशीर्वाद सा, ना तुम्हारी शादी में ढोल लगाने बजे तो बता देना मुझे। 16वें वित्त आयोग ने किन 2 घटनाओं को राष्ट्रीय आपदा की सूची में शामिल करने की सिफारिश की है? राष्ट्रीय आपदा की सूची में यह है बच्चा हीट वेव और बिजली गिरना।
लू और बिजली गिरना, हीट वेव और बिजली गिरने को। तो भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, आपदा प्रबंधन एक्ट, यह बच्चा कब आया? 2005 में। इसके द्वारा एनडीएमए, राष्ट्रीय डिजास्टर या राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, यह भारत की सर्वोच्च संस्था है जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते, जबकि एनडीआरएफ यह गृह मंत्रालय के तहत काम करती है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यह 19 जनवरी 2006 को बनी, 19 जनवरी 2006। और हर साल पराक्रम दिवस के मौके पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जो बर्थडे होता है, पराक्रम दिवस के मौके पर अच्छे से याद रखिएगा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिए जाते हैं। तो एनडीएमए पूछेगा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता किसके पास होती है? सबके सब बताइए। 2005 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? यह सर्वोच्च संस्था है, प्रधानमंत्री। आपदा प्रबंधन अधिनियम आया कब? 2005 में। एनडीआरएफ 19 जनवरी 2006। वित्त आयोग की बात करें, अनुच्छेद 280 के तहत 5 साल का कार्यकाल। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया। यह बताइए वित्त आयोग में कितने अध्यक्ष और कितने सदस्य हैं? बच्चा हम लोग 15,800 चल रहे हैं, थोड़ा सा सबका साथ मिल जाए ना, एक बार अब सबके सब थोड़ा सा साथ दे दे तो आज हम लोग 17,000 छू जाएंगे। कई दिनों बाद 17,000। एक बार मेरे सबके सब छोटे भाई बहन इस क्लास के लिंक को शेयर कर दो अपने अपने व्हाट्सएप पर, उतना काफी है। और तुम सबके लिए कहूंगा कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार, और हार गए जो बिल लड़े उन पर है धिक्कार, कि उन पर है धिक्कार जो ना देखे सपना, कि सपनों पर अधिकार असल अधिकार है अपना। तो भोर का एक तारा है, परिवर्तन का एक नारा है, यह मेहनत केवल कुछ दिन की है, उसके बाद में सब कुछ तुम्हारा है। 17,000 तो टच करने हैं, ज्यादा बड़ा टारगेट देके नहीं चल रहा तुम्हें कि भैया हमें अपने टारगेट पूरे नहीं हो रहे, हम तुम्हारे टारगेट कैसे पूरे करेंगे। दोनों के टारगेट पूरे होंगे, परेशान मत हो बाबू, उससे के लिए तो मेहनत चल रही है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अगली पीढ़ी की बिलिंग और लेखा प्रणाली पिल्लू एआई का साथी शुभारंभ किया है? यह जो पिल्लू एआई है, यह एक प्रकार की बिलिंग एप्लीकेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित। इसका लोकार्पण किसने किया है? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के द्वारा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू। यह बताइए आंध्र प्रदेश में विधानसभा सीट कितनी है, विधान परिषद सीट कितनी है, लोकसभा सीट कितनी है, राज्यसभा सीट कितनी है? आंध्र प्रदेश अपनी राजधानी अमरावती कृष्णा नदी के किनारे, कृष्णा नदी के किनारे, इसी में याद रखिएगा आंध्र प्रदेश अमरावती में भारत की पहली क्वांटम घाटी, भारत की पहली क्वांटम वैली, भारत की पहली क्वांटम वैली, क्वांटम घाटी। विधानसभा 175, विधान परिषद 58, लोकसभा की 25, राज्यसभा की 11। कम से कम 25,000 बार लिखवाया होगा, फिर भी गड़बड़ कर रहे हो, फिर भी गड़बड़ कर रहे हो। कभी कभी तो मेरा मन करता है कि मैं सर फोड़ दूं, चाहे इलाज कराना पड़े मुझे तुम्हारा। विधानसभा 175, विधान परिषद 58, लोकसभा 25, राज्यसभा 11। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए मुख्य महाप्रबंधक के रूप में किसे साथी प्रमोट किया गया है, किसे पदोन्नत किया गया है, किसे पदोन्नत किया गया है? तो लिख लीजिएगा सर्वेश रंजन। किसको भैया? सर्वेश रंजन। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ये 1919 में बना। कब बना? 1919। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? कहोगे सर मुंबई में। इसका हेडक्वार्टर, इसी में कॉरपोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक का विलय किया गया। जो पहले कॉरपोरेशन बैंक हुआ करता था और एक आंध्रा बैंक हुआ करता था,
कॉरपोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक, इसका विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में किया गया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसी में लिख लीजिएगा जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण पूछ लेता है। तो 1969 में पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और दूसरी बार 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, दूसरी बार 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। पूछेगा कि पहली बार 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कमेंट में लिखकर बताइए कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण? 14 बैंकों का। रेलवे बोर्ड में ऑपरेशन और बिजनेस डेवलपमेंट के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह बताइए रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई है? रेलवे बोर्ड की स्थापना, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई है? जो पूरी रेलवे का संचालन देखता है। पहली यात्री ट्रेन कब चली भारत में? पहली यात्री ट्रेन कब चली है भारत में? पहली यात्री रेलगाड़ी। तो रेलवे बोर्ड में ऑपरेशन और बिजनेस डेवलपमेंट हरिशंकर शर्मा, हरिशंकर वर्मा। कौन बने भैया? हरिशंकर। पहली यात्री ट्रेन, इसकी तारीख याद किया करो, तारीख 16 अप्रैल 1853। कहां से कहां तक? 34 किलोमीटर की यात्रा मुंबई से ठाणे के मध्य, 34 किलोमीटर। जबकि रेलवे बोर्ड की स्थापना यह करजन के समय पर 1905 में, यह वही समय जिस साल बंगाल का विभाजन हुआ, 1905 रेलवे बोर्ड की स्थापना, 1905 रेलवे बोर्ड की स्थापना। पूछा है आप सभी से, तीसरा फ्यूचर वॉरफेयर, भविष्य के युद्ध को लेकर यह तीसरा कोर्स कहां पर शुरू किया गया है? यह सती सेनाओं का एक प्रशिक्षण अभियान है, भारतीय सेना का एक प्रशिक्षण अभियान, जो नई दिल्ली के सेम मानेकशॉ सेंटर में। कहां पर बाबू? नई दिल्ली के सेम मानेकशॉ सेंटर। तीसरा फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स, तीसरा भविष्य का वॉरफेयर कोर्स, यह कहां पर शुरू किया गया? नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर। इसमें थल सेना दिवस बता के चलिए, वायुसेना दिवस बता के चलिए, और बच्चा नौसेना दिवस बता के चलिए। थल सेना, वायुसेना और नौसेना दिवस, यह मोस्ट इंपोर्टेंट है। 61वीं अंतरराष्ट्रीय कला प्रदर्शनी, इसमें भारत के 5 कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। भारत के 5 कलाकार। ला बिएनल डी वेनेसिया, भारतीय मंडप का मुख्य टाइटल क्या है? ज्योग्राफी ऑफ डिस्टेंस रिमेंबरिंग होम, ज्योग्राफी ऑफ डिस्टेंस रिमेंबरिंग होम। यह सती 2 वर्ष में एक बार होती है। इसका आयोजन कहां पर है? इटली के वेनिस में, इटली के वेनिस में इसका जो आयोजन होता है मई के महीने में, मई 2026 में होना है, इटली के वेनिस में। इसमें भारतीय पवेलियन, जिसमें भारत के 5 कलाकार भाग ले रहे हैं, ज्योग्राफीज ऑफ डिस्टेंस रिमेंबरिंग होम, 61वीं अंतरराष्ट्रीय कला प्रदर्शनी। देखिए ये कुछ कलाकार है, जैसे आपने नाम सुना होगा पाब्लो पिकासो। तो पाब्लो पिकासो ये स्पेन के थे। कहां के थे? स्पेन के। लेकिन आपने लियोनार्डो डा विंसी का नाम सुना होगा, लियोनार्डो डा विंसी, जिसने मोनालिसा की पेंटिंग बनाई थी। तो लियोनार्डो डा विंसी ये इटली का ही था। लियोनार्डो डा विंसी ये इटली का था। इसी प्रकार बताइए भारत माता की पेंटिंग किसने बनाई थी? भारत माता पेंटिंग ये किसने बनाई थी? अबिंद्रनाथ टैगोर ने। किसने भैया? अबिंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता पेंटिंग बनाई है। अबिंद्रनाथ टैगोर ने क्या बनाई है? कहोगे सर भारत माता पेंटिंग। भाई अबिंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या बनाई? भारत माता पेंटिंग बनाई है। पूछा है हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किस रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम को मिनी रतन श्रेणी 1 का दर्जा दिया है? मिनी रतन श्रेणी 1 का दर्जा किसने दिया है? रक्षा मंत्रालय ने। इसका नाम है यंत्र इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी का नाम क्या है? यंत्र इंडिया लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर नागपुर में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? नागपुर। जो हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी उनका सती विभाजन कर दिया गया था। तो यंत्र इंडिया लिमिटेड ये 2021 या 23 में बनी, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है? ये नई दिल्ली। इसी में बताइए
भारत में महारत्न कंपनी कितनी है? सोचो कि हम लोग 15-16 हजार लाइव है, हम लोग 17,000 1,000 नहीं बढ़ा पा रहे। सोचो हम लोगों पे कौन हंसेगा कि एग्जाम्पल वालों तुम में इतना नहीं था कि एक बार गुरुजी की क्लास को 17,000 छुआ देते। देखो सबके सब सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्लास छूटनी नहीं चाहिए। अभी रैपिड रिवीजन कराऊंगा, आनंद आएगा। कितनी महारत्न कंपनी है, कितनी सती नवरत्न कंपनी है और कितनी मिनी रत्न कंपनी है। ये भी मिनी रत्न जो होती है इसकी भी 2 कैटेगरी होती है, मिनी रत्न 1, मिनी रत्न 2, दोनों को मिलाकर 74, ये हो जाती है 26, जिसमें IRFC ये 26वीं महारत्न हो जाती है 14। 14वीं महारत्न कंपनी कौन सी थी? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो पूछेगा 14वीं महारत्न कंपनी कौन सी थी? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। 26वीं नवरत्न इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। मिनी रत्न टोटल 74 है। हाल ही में यंत्र इंडिया लिमिटेड को रक्षा मंत्रालय ने मिनी रत्न का दर्जा मिला है। रक्षा मंत्रालय ने कौन सा दर्जा दिया? कहोगे सर मिनी रत्न का दर्जा दिया। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बताते चलो। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये सबके सब बताते चलो। थल सेना, वायुसेना, थल सेना, वायुसेना, नौसेना दिवस बताइए। थल सेना, वायुसेना, नौसेना दिवस। ये बताइए 14वीं महारत्न कंपनी कौन सी बनी है? भारत की 14वीं महारत्न कंपनी। 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण? 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण? 1980 में। रेलवे बोर्ड पहली बार कब बना? रेलवे बोर्ड ये पहली बार कब बना है? इसी में आपको बताना है कुश्ती में कितने राउंड और कितना ब्रेक, कुश्ती के एक मैच में कितने राउंड और कितने सेकंड या मिनट का ब्रेक होता है? कितने सेकंड या मिनट का क्या हो जाता है? कहोगे सर ब्रेक। पहली यात्री ट्रेन कब चलाई गई? भारत में पहली यात्री ट्रेन। यह बताइए पहले भारतीय ग्रैमी पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय जिन्हें ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। पहले भारतीय ग्रैमी अवार्ड विजेता अमजद अली खान। इनका संबंध साथी किस वाद्य यंत्र से? ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते? उस्ताद उस्मान खान। इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? उस्ताद उस्मान खान का संबंध साथी किस वाद्य यंत्र से हो जाता है? उस्मान खान का संबंध यह किस वाद्य यंत्र से हो जाता है? वित्त आयोग का अनुच्छेद बताइए। वित्त आयोग का अनुच्छेद। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, 16वें वित्त आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? यह रिवीजन करो। 16वें वित्त आयोग की अध्यक्षता, 16वें वित्त आयोग की अध्यक्षता। फिर आपसे पूछा है 16वें वित्त आयोग मंगलयान कब गया? मंगलयान 1 भारत का इसरो का मिशन मंगलयान यह किस वर्ष गया था? इसी में सती आपको बताना है मिशन मंगलयान 1 यह किस वर्ष गया था? पहली बौद्ध संगीति कब हुई? पहली बौद्ध संगीति, दूसरी बौद्ध संगीति, तीसरी बौद्ध संगीति, चौथी बौद्ध संगीति किसके समय पर हुई है? यह पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, यह बौद्ध संगीति बताइए। पहली, दूसरी, तीसरी, यह बौद्ध संगीति। ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन अजय के द्वारा, ऑपरेशन सती, ऑपरेशन गंगा के द्वारा, ऑपरेशन ब्रह्मा के द्वारा यह किसकी मदद की गई है? मैं आप सभी को फिर से बता दूं, जितने आप लोग लाइव देख रहे हैं अभी तक साथी जिसने अपने एग्जाम्पल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबके सब पहले बच्चे लाइक कर दीजिए। अगर आपको लगी हो कि हां क्लास अच्छी है, इंपॉर्टेंट है, क्लास में आनंद आया, और सबके सब इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप सभी को बताऊं आज रात 9 बजे जो अपना यूपीएसआई एग्जाम पर यूट्यूब चैनल है उस पर साथी टेस्ट सीरीज आ रही है, फाइनल मेरिट लास्ट के 15 से 20 पेपर, तो इसमें जरूर जुड़ना। ये यूपीएसआई एग्जाम पर यूट्यूब चैनल पर आज रात कितने बजे? कहोगे सर आज रात 9 बजे। यहां पर ध्यान देना, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। थल सेना दिवस 15 जनवरी, वायुसेना 8 अक्टूबर,
नौसेना 4 दिसंबर, 14वीं महारत्न कंपनी HAL, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में 6 का, रेलवे बोर्ड 1905, कुश्ती में 3-3 मिनट के राउंड, 30 सेकंड का गैप, 3-3 मिनट के 2 राउंड, पहली यात्री ट्रेन 16 अप्रैल 1853। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? रविशंकर सितार वादक, पहले भारतीय ग्रैमी पुरस्कार विजेता। अमजद अली खान का संबंध सरोज से, उस्मान खान का सितार से। वित्त आयोग 280, अरविंद पनगड़िया अध्यक्ष है। मंगलयान 2013, पहला अजात शत्रु के समय राजगीर, दूसरी कालाशोक के समय पर वैशाली, तीसरी अशोक के समय पर पाटलिपुत्र, चौथे कुंडलवन कश्मीर, यह कनिष्क के समय पर कनिष्क। अजय इजराइल से, गंगा यूक्रेन से, ब्रह्मा में हमने म्यांमार की हेल्प की है। यह बताइए 2-3 क्वेश्चन। ऑपरेशन सागर बंधु, ऑपरेशन सागर बंधु, आज बच्चा आपको लग रहा होगा इतने बेहतरीन बेहतरीन चीजें हैं जो कभी कभी पढ़ने का मौका मिलता है। और कब महायान, कौन सी बौद्ध संगीति में महायान और हीनयान अलग हुए थे? कौन सी बौद्ध संगीति में महायान और हीनयान करके जो है ये अलग हुए? महायान और हीनयान। भारत ने सागर बंधु के तहत ये किसकी मदद की है और हीनयान महायान? पहले क्वेश्चन से बताऊं, सबसे पहले साथी ग्रैमी पुरस्कार में कब शुरू हुआ, क्या कहते हैं, किसने सबसे ज्यादा पुरस्कार जीते, भारतीयों का क्या योगदान रहा, फिर भारतीय ग्रैमी पुरस्कार विजेता, फिर साथी प्रो रेसलिंग लीग, उसके बारे में CBI के बारे में आपको बताया, फिर ये कुछ ऑपरेशन भारत के उसके बारे में आपको बताया, उसके बाद में BIS, ये जो एगमार्क करके थी, इन सब के सब में आपको बहुत अच्छे से प्रमाणन चिन्ह बताए। एक बार क्या हुआ, मैंने जब 3-4 साल पहले करंट लेता था, एक दिन सुबह सुबह प्रमाणन कराए, उसी दिन दोपहर में PCS का पेपर था, 1 से 2 क्वेश्चन आगे इसी से। एशियन राइफल एंड पिस्टल, अभी जो ग्रुप डी के पेपर चल रहे हैं ना बच्चे, उसमें 20 नंबर की जीके में ज्यादातर करंट आ रही है और बच्चे बहुत खुश है, मतलब लेटेस्ट करंट पूछ रहा है, बहुत बढ़िया से फीडबैक दे रहे हैं। इस क्लास का तुम बहुत फायदा उठाओगे। करुणा अभियान, ये गुजरात का है, बर्ड्स के बारे में पढ़ा, फिर सती असम के बारे में, नागालैंड के कुछ त्योहारों के बारे में, भगवान गौतम बुद्ध जी के संबंध में, कुछ एयरपोर्ट के संबंध में, हाइड्रोजन के संबंध में, पहला हाइड्रोजन कहां पर, सॉफ्ट पावर में 32वां, अलग अलग इंडेक्स में भारत का, जिससे याद करते रहे, क्योंकि जब भी इंडेक्स आते हैं हम लोग इसको याद करेंगे। फिर साथी गोदावरी गौरव सम्मान, मंगल ग्रह की बात करी, 16वें वित्त आयोग, NDRF इत्यादि, पिल्लू AI, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मर्जर इत्यादि, रेलवे बोर्ड आ गया, तीसरा फ्यूचर वॉरफेयर, फिर 61वीं अंतरराष्ट्रीय, ये वेनिस इटली में। आप ही जितने भी साथी हैं, फिर हमने रिवीजन किया। जो साथी यूपी पुलिस कांस्टेबल या आपके कोई आसपास है तो उसे हमारी तरफ से एक मदद जरूर कर देना, उससे बच्चा इस शंखनाद बैच के बारे में बता देना कि एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर मैथ, रीजनिंग, जीके और हिंदी कंप्लीट तैयारी, चारों सब्जेक्ट मात्र और मात्र 99 रुपए में। क्लास बहुत फैंटास्टिक चल रही है। और अगर आपको कांस्टेबल की मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी की किताब चाहिए तो आप फ्लिपकार्ट से एग्जाम पर यूपी कांस्टेबल कॉम्बो नाम से सर्च करके आप लोग साथी इसको जरूर के जरूर मंगा लेना। दूसरी महत्वपूर्ण चीज आप सुनिए, ग्रुप डी के लिए भी बच्चा स्वागत बैच है। जो भी साथी ग्रुप डी का फॉर्म भरे, सबके सब भरो, 22,000 वैकेंसी बढ़ाने के लिए भी लड़ाई लड़ेंगे। ये भी साथी 99 रुपए का है, कंप्लीट बैच, मैथ, रीजनिंग, जीके और साइंस। तो कोई दिक्कत आए 8076089787, इसकी जो PDF है वो एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर मिलती है। इस क्लास की PDF एग्जाम पर ऑफिशियल ऐप पर जो हमारा साथी फ्री यूट्यूब सेक्शन है, और जो ये 99 रुपए के कोर्सेज है, इनमें मैं आपको चाहे वो ग्रुप डी हो, चाहे ये आपका करंट अफेयर या ये शंखनाद या होमगार्ड, मैं हैंड रिटन फाइल देता हूं जिससे कि आपको रिवीजन में कोई दिक्कत ना हो। अब साथी कुछ वन लाइनर भी देने की कोशिश शुरू करेंगे। जितने साथियों की एप्लीकेशन पर क्लास है तुरंत एप्लीकेशन पर चले जाइए। अभी 8 बजे से मेरी कृषि की क्लास है शंखनाद में, हिंदी और जीके इसमें मैं खुद ले रहा हूं, मैं विपुल सर, रीजनिंग प्रीति मैम।
और अभी भी ऐसे बहुत सारे साथी हैं। पर चलिए कोई बात नहीं, आप लाइक करें ना करें, इसको बच्चा सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, आपसे क्लास मिस नहीं होती है। यह क्लास सुबह 7 बजे, और मेरी कोशिश क्या होती है कि मैं इसमें करंट के साथ साथ उससे जुड़ी जितनी भी स्टैटिक की चीजें, कहीं पर BIS आया तो तुम्हें साथी इको मार्क बता दिए, इससे कि कम से कम जब तुम रिवीजन करोगे ऐसा ना हो कि तुम्हारी आंखों के सामने से वो चीज कभी ना निकली हो। इसलिए हर दिन समय से आया करो। और अंत में तुम सबके लिए कहूंगा, हो गई है पीर परवस्सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा फैलाना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश से यह सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ने सही, तेरे सीने में सही, लगी हो आग कहीं भी, ये आग लगनी चाहिए। हम सबकी मिलकर कोशिश है, यह सूरत बदलनी चाहिए। तो अभी साथी RRB ग्रुप डी की प्रीति मैम ने समय और शिक्षा का सही उपयोगी व्यक्ति को सफल बनाता है, यह शुरू कर दिए RRB ग्रुप डी रीजनिंग। अब सभी छोटे भाई बहनों का कर्तव्य बनता है, एक बार मैम को जाकर सुबह सुबह मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग बोल दीजिए। बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। मेहनत में कोई कसर हो तो बताना और सुधार लेंगे। कमेंट सबके सब किया करो, इन दोनों क्वेश्चंस का होमवर्क में उत्तर देना, और जब ये लाइव एंड हो जाए कमेंट्स किया करो, जिससे कि कम से कम पता चले। मैं रिप्लाई भी करता हूं, आशीर्वाद विश भी देता हूं, WISH वाला, जहर वाला नहीं। और अभी तुरंत के तुरंत अपनी एप्लीकेशन की क्लास में पहुंच जाओ। फिर से एक बार आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। जय हिंद बच्चा।